सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो दोस्तों, हम जो भारतीय संविधान का जो पहला टॉपिक जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे वो था उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना वाले टॉपिक को ही आज अपन आगे बढ़ा रहे हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना के संबंध में अपने 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज थर्ड और अपन मान के चले हैं लास्ट वीडियो होगा, जिसमें कोशिश ये रहेगी कि उद्देशिका या प्रस्तावना वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो हमारा जो टॉपिक था वो था उद्देशिका या अपन कह सकते हैं प्रस्तावना, और इसी का अपन कह सकते हैं आज जो चर्चा होगी वो होगा पार्ट 3। देखो, इसमें अपन ने बेसिक जो भी बातें थी वो सारी अपनी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन इसमें एक चर्चा करें। आपके मस्तिष्क में अगर एक प्रश्न आए और वो प्रश्न ये है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? क्या आप ये मान के चलते हो क्या कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना लिखी हुई है वो संविधान का भाग है, या उस प्रस्तावना को संविधान से अलग माने अपन? तो देखो, हो सकता है कुछ बच्चे मतलब आप में से भी कंफ्यूज हो कि भाई प्रस्तावना को संविधान का भाग माने या नहीं माने। तो भाई आप जैसे विद्वानों का भी कंफ्यूज होना लाजमी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय खुद कई बार इस मामले को लेकर कंफ्यूज हो चुका। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने अलग अलग डिसीजन में अलग अलग निर्णय दिए हैं। एक बार तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में परिवर्तन करते हुए कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में जो वाद गए हैं, जो मामले गए, उन मामलों की अपन चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, जो लास्ट जो सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी महिला सुपरवाइजर की, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आप खुद अनुमान लगाओ क्वेश्चन का लेवल कितनी गहराई तक जा रहा है, कितनी गहराई तक जा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत स्टैंडर्ड हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास एक वाद आया। सबसे पहले जो वाद गया था प्रस्तावना को लेकर, उस वाद का नाम था बेरुबाड़ी वाद। ये वाद था कब का? 1960 का। देखो, थोड़ा सा आप इसमें देखना, जैसे ये तो भारतीय संविधान की क्या हो गई? प्रस्तावना हो गई। इस प्रस्तावना पर आधारित ही ये क्या हो गया? संविधान हो गया। ये संविधान की प्रस्तावना और उसके बाद में कंप्लीट लिखा हुआ संविधान। अब यदि ये तो अपने को पता है कि भाई भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हो चुका था। क्या उस समय जो निर्मित संविधान था वो का वो संविधान अब है क्या? तो अपना आंसर होना चाहिए कि वो का वो संविधान अभी नहीं है, क्योंकि वो समय अलग था, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, वर्तमान समय की परिस्थितियां अलग हैं। जैसे जैसे समय और परिस्थितियां बदलती जाती हैं, लोग भी बदलते जाते हैं। अब उन लोगों पर शासन करने का तरीका भी बदलता जाता है। अगर शासन करने का तरीका बदलना होगा तो किसको बदलना होगा? संविधान को भी बदलना होगा। तो इस संविधान में कई बार परिवर्तन किए जा चुके हैं, जिसे अपन बोलते हैं संविधान संशोधन। तो यदि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाएगा तब तो प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन हो सकता है और प्रस्तावना को अपन संविधान का ही भाग मान रहे हैं, इसका मतलब प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। और यदि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाएगा तो प्रस्तावना में भी संशोधन नहीं हो सकता। समझ गए बात? तो बेरुबाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब संविधान का भाग नहीं है, इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। देखो,
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्यों दिया, अगर इसकी गहराई तक अपन जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का ये तर्क था कि भाई समय और परिस्थिति के अनुसार हमें संविधान तो बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, लेकिन प्रस्तावना मत बदलो। क्यों मत बदलो? क्योंकि यदि प्रस्तावना में भी अपन बदलाव कर लेंगे तो जिन्होंने संविधान बनाया है, जिस संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया है, उन संविधान सभा के सदस्यों के विचारों से हम कैसे अवगत हो पाएंगे? कुछ तो उनका वैसे के वैसे रखो जिससे आने वाली पीढ़ी उनके विचारों को समझ सके कि भाई उन्होंने जब संविधान निर्माण किया था तब उनके मूल विचार क्या रहे होंगे। तो संविधान तो पूरा बदला हुआ मिल रहा है अपने को, तो संविधान को देखकर तो अपन ये अनुमान नहीं लगा सकते कि संविधान निर्माताओं के मौलिक विचार क्या रहे होंगे। इसलिए कम से कम प्रस्तावना में तो बदलाव मत करो। अगर प्रस्तावना में बदलाव नहीं करेंगे तो संविधान निर्माताओं के मौलिक विचारों से हम परिचित हो पाएंगे। इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के पास एक मामला गया। मामले का नाम था केशवानंद भारती वाद, और जो केशवानंद भारती वाद था वो था 1973 का। अब तक जो सबसे बड़ी संविधान पीठ जिस मामले में बनी है वो मामला कौन सा था? केशवानंद भारती वाद 1973 का। इसमें जो संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीश थे, जो भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ कही जाती है। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? क्या निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का? इसका निर्णय था प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ क्या तर्क दिया कि क्यों हम प्रस्तावनाओं को संविधान का भाग माने। सर्वोच्च न्यायालय का तर्क ये था कि भाई इस प्रस्तावना पर आधारित ही क्या है? संविधान। मतलब ये संविधान किस पर आधारित है? प्रस्तावना पर आधारित है। इस प्रस्तावना का बड़ा रूप ही क्या है? संविधान है। संविधान में हम बदलाव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, अगर प्रस्तावना में कुछ भी बदलाव नहीं किया तो लास्ट में आके अपन को खुद को एहसास होगा कि संविधान एकदम अलग है और प्रस्तावना एकदम अलग है, और ये प्रस्तावना इस संविधान की है ही नहीं। इसलिए अगर इस संविधान की प्रस्तावना इसे बनाए रखना है तो जैसे जैसे संविधान में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे किसमें भी बदलाव करो, प्रस्तावना में भी बदलाव करो। तो ये तर्क देते हुए इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, एक वाद आप और ध्यान रख लेना, एक LIC ऑफ इंडिया वाद है, वो है 1995 का। इस वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय का सेम यही निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। कौन से वाद में सेम निर्णय था? LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 का। यह हालांकि इतना महत्वपूर्ण वाद नहीं है, ये दो वाद सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, इसका मतलब अब तो प्रस्तावना में संशोधन किया ही जा सकता है ना, तो अब प्रस्तावना में होगा क्या? संशोधन। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो संशोधन बताओ 1973 के बाद ही तो होगा ना, क्योंकि उससे पहले तो प्रस्तावना को संविधान का भाग ही स्वीकार नहीं किया जा रहा था। तो जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ वो कौन से नंबर का संशोधन था? 42वें नंबर का था, इसलिए उसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए।
प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़ेंगे? 3। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, और तीसरा शब्द कौन सा है? अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे किसमें? प्रस्तावना में। और ये ध्यान रख लेना, प्रस्तावना में केवल एकमात्र संशोधन हुआ है। वो संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अब यहां से एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है, ये इसका अपन कंप्लीट आंसर हो चुका है। अब आपसे पूछा जाए क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो अपना आंसर होगा हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखो, एक आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो बताने के आप प्रयास करना। क्वेश्चन आपके सामने है, मूल संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए वाक्यों का सही क्रम है। समझ गए क्वेश्चन? क्योंकि मैंने आपसे प्रारंभ में भी कहा था कि प्रस्तावना में क्रम को लेकर कई प्रश्न बनते हैं, उसी से संबंधित एक प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास लगभग 99% अगर ये प्रश्न आता है तो पहला ऑप्शन वो ही आने की पूरी संभावना है। जो आपके सामने पहला ऑप्शन लिखा जा रहा है ना, वही, और ये ऑप्शन आएगा भी पहले नंबर पे ही। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तो है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य लोकतंत्र। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा ऑप्शन आपके पास है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 4 ऑप्शन आपके पास। अब आप खुद दिमाग लगाए कि इसका आंसर बताने का प्रयास करो। हालांकि मुझे तो बताने ही आंसर। लगा लिया दिमाग? अब देखो, मूल संविधान, इसका मतलब हो गया जब संविधान का निर्माण हुआ तब की बात है। मूल संविधान जब भी लिखा हुआ किसी क्वेश्चन में आ गया, इसका मतलब ये तब की बात है जब 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब की बात है, वर्तमान की बात नहीं है। तो मूल संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए वाक्यों का सही क्रम कौन सा है? देखो, अगर क्वेश्चन ये मूल संविधान लिखा हुआ नहीं है, केवल क्वेश्चन इतना तय है प्रस्तावना में लिखे गए वाक्यों का सही क्रम है, तब तो अपना आंसर होगा पहला। केवल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट मानो, प्रस्तावना में लिखे गए वाक्यों का सही क्रम है, तब अपना आंसर होगा पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। समझ गए बात? लेकिन अपने से पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में, तो अब
अपन ने ये भी चर्चा की थी कि भाई प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो इनमें से 2 शब्द आ रहे हैं अपने पास, कौन से? समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। ये दोनों शब्द तो बाद में जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तब लिखा हुआ था केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऐसे प्रश्न का भी थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब लास्ट में अपन जो चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में, जो भी विद्वानों ने जो कथन कहे हैं, किसने प्रस्तावना को क्या कहा है, इस मामले में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो टॉपिक वही है प्रस्तावना, इसमें खतन। ब्रिटेन का एक विद्वान था बारकर, बहुत बड़ा संविधान विशेषज्ञ माना जाता है। उस बारकर ने देखो कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया। कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना दुनिया की सबसे अच्छी प्रस्तावना है। तो बारकर ने क्या कहा था? बारकर का कथन है दुनिया के संविधानों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सबसे अच्छी है। ये कथन किसका है? बारकर का। समझ के बाद पहले अपन कथन लिखते हैं, उसके बाद में विद्वान का नाम लिखते हैं। किसका कथन हो गया? ये बारकर का। दूसरा अपन कहें संविधान की कुंजी, मतलब संविधान की या संविधान की चाबी या संविधान की कुंजी कह सकते हैं अपन किसको? प्रस्तावना को। और संविधान की कुंजी कहने वाला विद्वान भी कौन था? वही कौन? बारकर। अगला प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की राजनीतिक कुंडली। राजनीतिक कुंडली कह दो, चाहे केवल अपन कुंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी की कुंडली देखकर उसके भविष्य को बताया जा सकता है। वैसे ही प्रस्तावना देखकर भारत के संविधान को बताया जा सकता है कि कैसा भारत का संविधान होगा। तो इसे कहा प्रस्तावना को क्या? संविधान की राजनीतिक कुंडली। कहने वाले थे कौन? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगला प्रस्तावना को कहा जा सकता है क्या? संविधान का परिचय पत्र। कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना को देखकर हमें यह परिचय हो जाता है कि संविधान कैसा लिखा हुआ होगा। तो इस आधार पर प्रस्तावना को क्या कह सकते हैं? संविधान का परिचय पत्र। कहने वाले थे पालकी वाला। पालकी वाला भी कह सकते हैं, पालकी वाल भी कह सकते हैं। बहुत जगह पालकी वाल लिखा हुआ है, कई जगह पालकी वाला लिखा हुआ है। अगला अपन कह सकते हैं संविधान की आत्मा। ध्यान रखना मूल अधिकारों में अपने इस वर्ड की दोबारा चर्चा होगी, संविधान की आत्मा। वहां कहने वाला होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां संविधान की आत्मा कहने वाला कौन था? 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था ठाकुरदास भार्गव और दूसरा व्यक्ति था जिसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, वो दूसरा व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है किसने? ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर बिना किसी विद्वान के केवल अपने से ही पूछा जाएगी संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, और ऑप्शन में अनुच्छेद 32 भी है, प्रस्तावना भी है, तो संविधान की आत्मा कहलाएगी क्या? प्रस्तावना या उद्देशिका। थोड़ा इनमें भी देखना, जब भी ये क्वेश्चन आया है, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, लास्ट कई पेपर भी उठा के देखना, हर बार जितने भी बार ये क्वेश्चन आया है अब तक किसी भी एग्जाम में,
अध्ययन किया करो लास्ट जो एग्जाम में होते हैं ना उनके पेपर के। ये जितने भी बार क्वेश्चन आए ना कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा का, हर बार ऑप्शन में मिलता है अपने को क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ रहे हो बात? तो अपना आंसर ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर ठाकुरदास भार्गव ऑप्शन में आए तो अपने को आंसर क्या करना है, ठाकुरदास भार्गव। और अगर गलती से, हालांकि ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी यदि आपके सामने ये दोनों ऑप्शन में आ जाए और तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, तब दोनों हो जाएंगे। और यदि दोनों ऑप्शन में आ गए, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाए और चौथा और कोई जैसे के मुंशी आ जाए, मतलब चारों अलग अलग ऑप्शन है, तब अपना आंसर होगा क्या, ठाकुरदास भार्गव। क्योंकि जब ये प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान में पेश की गई थी, सबसे पहले संविधान सभा के इस सदस्य ने, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन सबसे पहले ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि ये प्रस्तावना या उद्देशिका तो क्या है, संविधान की आत्मा है। तो मूल रूप से ये कथन किसका हुआ, ठाकुरदास भार्गव का ये कथन हुआ। इसी के साथ प्रस्तावना को लेकर अपनी चर्चा कंप्लीट। एक छोटा सा प्रश्न और ध्यान रख लेना, आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका अपना आंसर होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ अपनी प्रस्तावना को लेकर चर्चा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आप खुद कोशिश किया करो क्वेश्चन सोल्व करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ही आप कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढ पाओगे जो आप पे इन तीनों वीडियो को पढ़ने के बाद शायद ही आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलेगा जिस प्रश्न को देखकर आपको ये लगे कि हाँ भाई ये प्रश्न सोल्व में नहीं कर पा रहा। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि भाई एक छोटी लेवल की एग्जाम से लेकर हाई लेवल की जो एग्जाम हो, हर एग्जाम में हर क्वेश्चन आप कंप्लीट तरीके से सोल्व कर सको, और ये अपना प्रयास रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।